सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अपना साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है साउंड। साउंड मीन्स आवाज, जो जिसे हम सुन करके ये पहचान पाते हैं कि आखिर कोई आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारे साउंड हमारे आसपास दिखाई देते हैं, मतलब सुनाई देते हैं, और हम उन्हें ऑब्जर्व करके ये बता पाते हैं कि किस प्रकार की साउंड आ रही है। ठीक है, तो एक दिन का रेस्ट हम लोग को प्रॉपर मिल चुका है। मैथ्स में हम लोगों ने एक चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सब कुछ क्लियर है। अब आज वापस से हम लोग पुराने जोश के साथ जोरदार पढ़ाई करने के लिए शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर साउंड। तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए भाई। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हम लोग देखेंगे और समझेंगे, और शाम को उसका डिस्कशन, उसका एक्सप्लेनेशन, समरी तुम्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ। सबसे पहले हम ये देख लें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और आज मेनली फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो ये है व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड का प्रोडक्शन कैसा होता है। दूसरा प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड किस तरीके से प्रोपगेट होता है, साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये साउंड पहुंचता कैसे है। इसके 3 सब टॉपिक्स हमें देखने होंगे। वो है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, ये चीजें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड इन द डिफरेंट मीडिया। तीसरा अपना टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट की रिफ्लेक्शन तुम समझ चुके हो थोड़ा बहुत, कि लाइट जो होती है, यदि ये एक सरफेस है तो अगर इस तरफ से लाइट जा रही है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस ऐसे पाथ पे तो हम देखेंगे कि साउंड का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। इको को डिफाइन करेंगे, रिवर्बरेशन को, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और फिर लास्ट के 2 टॉपिक हैं रेंज ऑफ हियरिंग और एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिनको अपने इस वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड को अच्छी तरीके से डिफाइन किया जाएगा। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, और प्रोपगेशन ऑफ साउंड में एक पार्ट लेंगे आज की वीडियो में, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसी पर आधारित, इसी पर बेस्ड हमारा ये वीडियो रहेगा। अब चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 11 साउंड। ठीक है, अब भाई साहब पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि लाइन बाय लाइन चलेंगे। जहां कहीं भी तुम्हें दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा, उसको अंडरलाइन खुद कर लेना, और शाम को क्लास जब स्टार्ट होगी हम तुमसे क्वेश्चन नहीं पुटअप कर पाएंगे, उससे पहले तुम अपने प्रॉब्लम पूछ लेना हमसे। एवरी डे every day we hear sounds from various sources like humans, birds, bells, machines, vehicles, television, radios, etc. कह रहे हैं जब से हमारी नींद खुलती है, जब से हम अपने बेड से उठते हैं, तब से कोई ना कोई साउंड हमें सुनाई ही देता है। सबसे पहले तो साउंड हमें सुनाई देता है जब मम्मी पापा उठाते हैं कि बच्चा उठ जाओ, काफी देर हो गई है, अब स्कूल में लेट हो जाएगा, उठो, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत करो। तो पहली साउंड तब से शुरुआत होती है, और जब तक हम सो नहीं जाते हैं तब तक हमारे कान में कोई ना कोई साउंड आती रहती है। वो बर्ड्स की हो सकती है, बेल्स की हो सकती है, मशीन की हो सकती है, ह्यूमन की हो सकती है, व्हीकल, टेलीविजन, कई सारे मीन्स ऑफ साउंड हैं जहां से हमें क्या आवाज सुनाई देती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। कह रहे हैं साउंड एक प्रकार की एनर्जी है, जिस तरीके से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजों को डिस्कस किया था ना, हीट एनर्जी।
तो उसी तरीके से साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है जो कि हमें सेंस देती है सुनने का, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एटसेट्रा। बहुत सारी एनर्जी होती हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर। कह रहे हैं इस चैप्टर के पहले हम लोग जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे। वही तो मैकेनिकल एनर्जी है। तो वही कह रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कशन अच्छे से किया है। You have been taught about conservation of energy, which states that we can neither create nor destroy energy। कह रहे हैं और हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है, अच्छे तरीके से समझा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस उसका फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, ना कि हम एनर्जी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। We can just change it from one form to another. When you clap, a sound is produced। जब हम क्लैप कर रहे हैं, क्लैप करने में क्या लग रही? काइनेटिक एनर्जी लग रही है, क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने क्लैप कर दिया तो एक साउंड निकल के आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई किसमें? साउंड एनर्जी में। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? कह रहे हैं क्या तुम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो बिना अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किए? तो ना बाबा ना भाई, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो किसी ना किसी एनर्जी चेंज होगी तभी तो साउंड एनर्जी बन रही है। ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई एनर्जी नहीं थी और साउंड एनर्जी क्रिएट हो गई। वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर वो हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो बस फॉर्म टू फॉर्म चेंज होती रहती है। ठीक है। तो विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के यूटिलाइजेशन के हम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डू यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? साउंड को प्रोड्यूस करने में कौन सी एनर्जी लगती है? तो वही मैकेनिकल एनर्जी अपनी लगती है। In this chapter, we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ears। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि साउंड आखिर किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से प्रोपागेट होता है, किस तरीके से वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो साउंड पहुंचता है। मेनली इस बात को अपने इस चैप्टर में हम लोग अच्छे तरीके से समझें। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो भाई साहब ये एक्टिविटी 2 एक्टिविटी है और हमें पूरा विश्वास है कि तुम एक्टिविटी करोगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अपने अंदर तुम चेंजेस ला रहे हो। तो एक्टिविटी कर लेना, एक्टिविटी को पढ़ो, थोड़ा सा समझो और ओरली हमको जो भी समझ में आया वो तुम शाम को हमें बता दो। बस इतना है। पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यदि डेली का डेली तुम अपना काम करोगे तब ठीक रहेगा, लेकिन आज का काम कल पे छोड़ोगे तब फिर वही दिक्कत बनेगी। ठीक है। तो दोनों एक्टिविटी कर लेना। एक्टिविटी को हम तुम्हारे हवाले छोड़ रहे हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुद से करोगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड? कह रहे हैं कि जो अभी एक्टिविटी तुमने किया है इसको अच्छे से पढ़ लेना। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? क्या तुम बिना वाइब्रेशन के क्या साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हो? तो भाई साहब ऐसा नहीं है। जैसे कि समझ लो, ये जो हमारा हाथ है इसको तुम तेजी से वाइब्रेट कराओ, इस तरीके से वाइब्रेट कराते रहो। ठीक है। तो तुम कुछ साउंड सुनोगे। तुम ये वाली साउंड तो नहीं सुन पा रहे होगे हमारी, क्योंकि थोड़ा सा ये चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी, लेकिन तुम खुद का अपना हाथ हिलाओगे तब तुम्हें अपने कान के पास आवाज सुनाई देगी। ठीक है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती विदाउट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होना जरूरी है, हिलना डुलना जरूरी है, तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। In the above activities, we have produced sound by striking the tuning fork. We can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing और shaking different objects। कह रहे हैं कि ऊपर के 2 एक्टिविटीज में हम लोगों ने साउंड प्रोड्यूस किया ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पर स्ट्राइक करके। ट्यूनिंग फॉर्क जो ये फिगर बना हुआ है, ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पर स्ट्राइक करके जब वो ट्यूनिंग फॉर्क का जो दोनों सिरे थे वो जब वाइब्रेट करने लग गए तब हमें साउंड सुनाई देने लग गई। ठीक है। और साउंड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लकिंग से,
स्क्रैचिंग से, रबिंग से, ब्लोइंग से, शेकिंग से, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ये एक्टिविटीज हम करेंगे, प्लग करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्क्रैच करेंगे, रब करेंगे, ब्लो करेंगे, तो साउंड प्रोड्यूस होगी ही होगी, क्योंकि वहां पर वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन हो रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होगी। As per the above activities, what do we do to the objects? तो ऑब्जेक्ट्स में हम क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस हो रही है। We set the objects vibrating and produce sound. Vibration means a kind of rapid to and fro motion of an object. ये ध्यान रखना, यहाँ पर वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन दी गई है उसको अच्छी तरीके से समझ जाओ भाई, ठीक है। वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन दी गई है, क्या दिया गया है? वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रैपिडली, बहुत ही तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, अपने दाएं बाएं मोशन करने लगता है, तो उसी को वाइब्रेशन हम कहते हैं। ठीक बात। The sound of the human voice is produced due to vibration in the vocal cords. ठीक है, जो हम बोलते हैं इसमें भी भाई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा होगा, तो ये वोकल कार्ड में होता है। यदि तुम बोल रहे हो और अपना हाथ अपनी उंगली इस वोकल कार्ड पे रखोगे, तो तुम्हें कुछ वाइब्रेशन जैसा महसूस होगा कि यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन ऑब्जेक्ट का चल रहा है। तो यही वोकल कार्ड जो है, वोकल कार्ड, ये वाइब्रेट करती रहती है। When a bird flap its wings, do you hear any sound? जब तुम्हारे पास से कोई बर्ड गुजरती है और अपने विंग्स को फ्लैप करती रहती है, हिलाती उड़ाती रहती है, क्या तुम्हें साउंड सुनाई देता है? बिल्कुल सुनाई देता है। Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. आज कह रहे हैं कि बी भी क्या करती? अपने पैरों, हाथ पैर को काफी तेजी से हिलाती डुलाती है, प्लस पंख भी, उसके विंग्स भी काफी हिलते डुलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और तो और कभी रात में सो रहे हो तो मच्छर की आवाज बहुत तेज कान में सुनाई देती है। यदि कान से तुम्हारे मच्छर गुजरता है, मान लो गुड नाइट या ऑल आउट नहीं लगा हुआ है, तब क्या होगा? तो तुम्हारे कान के पास मच्छर आएगा तो उसकी आवाज सुनाई देती है, और तुम हाथ ऐसे फट से मारते हो, मर भी जाता है। ठीक है, तो वो क्यों आवाज मच्छर की सुनाई दे रही है? तो मच्छर बोल नहीं रहा है, मच्छर के जो पंख हैं वो बहुत तेजी से रैपिडली टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसी की आवाज वाइब्रेशन के से प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड है वो हमारे कानों तक पहुंच रही है। A stretched rubber band when plugged vibrates and produce sound. जब कोई रबर बैंड स्ट्रेच किए हैं हम और वो प्लग टूट जाता है तो बहुत तेजी से साउंड आता है। If you have never done this, then do it and observe the vibration of the stretched rubber band. कहने अगर ऐसा कभी कुछ किए नहीं हो, ऐसी खुराफात कभी किए नहीं हो, तो करके देख लो, वहां पर तुम्हें फील होगा कि वाइब्रेशन होने की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। यदि वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी नहीं होगी। फिर आती है एक्टिविटी 11.3, जिसमें तुम्हें कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको तुम देखे हुए हो, उसमें कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट है, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये बताना है तुम्हें। तो ये एक्टिविटी भी आप ओरली बताइए। एक्टिविटी ओरली बताना है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको करके दिखाना है कॉपी। अब आता है अपना सेकेंड टॉपिक आज का, प्रोपागेशन ऑफ साउंड। ठीक है, आज हमें क्या क्या कवर करना है? तो फर्स्ट टॉपिक जिससे हम लोगों ने पढ़ लिया कि साउंड का प्रोडक्शन कैसा होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वाइब्रेशन के थ्रू होता है। सिंपल सा आंसर, वाइब्रेशन जब जब होगा तब तब साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन नहीं तो साउंड नहीं। ठीक है। अब प्रोपागेशन ऑफ साउंड मतलब साउंड ट्रैवल कैसे करता है, प्रोपागेट कैसे करता है, अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता कैसे है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? हम बोल रहे हैं, तुम हमारे सामने बैठे हो, हमारी जो साउंड है वो तुम्हारे तक कैसे पहुंच गई, उसके बीच में कौन सा प्रोसेस हुआ, इसी चीज को डिस्कस करना है अपने इस टॉपिक में, प्रोपागेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम जानते हैं साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट होता है। अभी जाने
द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। बहुत ध्यान समझो, मीडियम क्या होता है। मीडियम की डेफिनेशन है, जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं उसको तुम लिख लेना। एक तुमको उसकी वाइब्रेशन की डेफिनेशन बताए और दूसरी डेफिनेशन बता रहे हैं मीडियम की। द मैटर और सब्सटेंस, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। साउंड जिस मैटर या फिर सब्सटेंस में ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट करता है, उसी को हम मीडियम बोलते हैं। जैसे तुम हमारे सामने बैठे हुए हो, हम तुम्हारे सामने, हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो इस समय हमारे जो साउंड ट्रांसमिट हो रही है तुम्हारे तक, उसके बीच में क्या है, एयर है, तो एयर मीडियम है। हम इधर बैठे हैं, तुम मेरे सामने बैठे हो, हमारे बीच में वाटर है, हम बोल रहे हैं, तुम्हारे तक आवाज पहुंच रही है, थोड़ी बहुत आवाज पहुंच रही है, तो इस समय मीडियम कौन हुआ, वाटर मीडियम हुआ। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से काम बनता है। तो मीडियम समझ में आ गया। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने जाना कि मीडियम होना जरूरी है। यदि मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। मतलब हमारे तुम्हारे बीच में कुछ होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस होना चाहिए। इन तीन में से कुछ होना चाहिए, तभी हमारी साउंड, हमने जो साउंड प्रोड्यूस किया वो तुम्हारे तक पहुंचेगी। अगर ये मीडियम नहीं तो आवाज नहीं पहुंचेगी, भले हम कितनी तेज चिल्ला दें। ठीक है, when an object vibrates it sets the particle of the medium around it vibrating। अब बहुत ध्यान समझो, यहां से थोड़ी चीजें टफ हो रही हैं। ठीक है, थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, तो इसको ध्यान समझो। कह रहा है कि when an object vibrates it sets the particle of the medium around it vibrating। कह रहे हैं जब कोई साउंड मान लीजिए प्रोड्यूस हुई, तो जब चीजें वाइब्रेट करती, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, वही तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वो अपने आसपास के जो पार्टिकल्स हैं, यदि एयर मीडियम है तो एयर के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट कराने लग जाता है। भाई तुम एक लोकल ट्रेन में हो, एक लोकल ट्रेन में हो जिसमें अच्छी खासी भीड़ है, ठीक है, एकदम भीड़ जमा हुई है, और तुम्हारा मन एकाएक कर गया डांस करने का। ठीक है, रहा नहीं जा रहा है, डांस करके रहोगे। तो तुमने डांस करना शुरू किया, हाथ पैर को इधर उधर फेंकना शुरू किया, तो क्या होगा, तुम वाइब्रेट किए, उससे क्या होगा, तुम्हारे आसपास जो आदमी है वो भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, वो भी हिलने डुलने लग जाएंगे, ना चाहते हुए भी। तो उसी तरीके से यहां भी है कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसके आसपास जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उनके बगल में जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट कर जाएंगे। पूरा का पूरा मीडियम, पूरा का पूरा लोकल ट्रेन का डिब्बा जिसमें तुमने डांस करने की इच्छा जाहिर की, वो भी पूरा का पूरा डांस करने लग जाएगा। यही है साउंड। ठीक है, द पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। बहुत ध्यान समझो क्या लिखा है, बहुत ही स्पेशल लाइन है कि the particle do not travel all the way from the vibrating object to the ear। ऐसा नहीं होता है कि वही जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के पास जो पार्टिकल था, ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया, उसके पास वाला पार्टिकल वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वही पार्टिकल साउंड को लिसनर तक पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। वो इतना काम नहीं करेगा, वो बड़ा ही आलसी पार्टिकल है। वो क्या करेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन बगल वाले पार्टिकल को दोगे, उसको वाइब्रेट कराएगा, वो सामने वाले को, उसके आगे फिर जाकर के लिसनर तक पहुंचेगा। मतलब तुम समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि हम इधर खड़े हैं, तुम सामने बैठे हुए हो और हमारे बीच में 4 पर्सन है, हमने कोई चीज बताई तो सबसे पहले हमारे सामने जो पार्टिकल बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है, उस तक हमने इंफॉर्मेशन दी। अब वो ऐसा नहीं करे कि वो पूरे इंफॉर्मेशन ले जाकर के तुमको देगा, ऐसा काम साउंड में नहीं होता है। ठीक है, ये पार्टिकल बहुत ही आलसी होते हैं। ये कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा देंगे। ठीक है, हमको इतनी पगार आप नहीं देते हैं, बहुत ही कम पैसे देते हैं। तो हम आप अपनी इंफॉर्मेशन हमको दिए, हम सामने वाले को देंगे, वो सामने वाले को देगा, फिर अपना तक बात पहुंचेगी। इस तरीके से होता है कि पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसके पास सामने जो पार्टिकल है वही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिसनर तक नहीं पहुंचाता है, वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन
आगे बढ़ा देता है, अपनी फाइल को आगे बढ़ेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर जाकर के उससे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। इस तरीके से काम होता है साउंड में। A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from the equilibrium position। सबसे पहले क्या होता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के पास जो पार्टिकल होता है, सबसे पहले वो अपनी इक्विलिब्रियम से क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इक्विलिब्रियम मतलब हम रेस्ट पे हैं, अभी इक्विलिब्रियम है, एकदम आराम है, लेकिन हमको किसी ने धक्का दे दिया तो हम इक्विलिब्रियम से क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। जब हम डिस्टर्ब हुए हैं तो हम सामने वाले को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना, जैसा आप हमारे साथ करेंगे हम सामने वाले के साथ वैसा ही करेंगे, ठीक है। एक टीचर जो अपने बच्चों को बहुत मारता है, अपने स्टूडेंट को बहुत मारता है, इसका मतलब जब वो स्टूडेंट रहा होगा तो वो भी काफी पिटता होगा, इसलिए हम तुमको कम मारते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या थे, कम पिटते थे, तो हम अपने स्टूडेंट को भी कम पीटते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से बात हुई कि वो इक्विलिब्रियम से क्या हुआ, पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया तो अपने सामने वाले को वाइब्रेट करा दिया, तो जब वो डिस्टर्ब हुआ तो कह रहा हम सामने वाले को क्या कराएंगे, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कराएंगे। तो इसी तरीके से आगे आगे इंफॉर्मेशन पहुंचती है। It then exerts a force on the adjacent particles, as a result of which the adjacent particles gets displaced from the position of rest। इसी तरीके से सबके सब पार्टिकल क्या हो जाते हैं सबके सब पार्टिकल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होते हैं। और जैसे देखो, ध्यान से सुनो, जैसे वाइब्रेट ऑब्जेक्ट हम हैं, ठीक है, हमारे सामने पार्टिकल है, तो हमने उसको वाइब्रेट कराया, तो ये वाला पार्टिकल जो था वो क्या हुआ, वो अपने पोजीशन से इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हुआ, तो अब वो क्या करेगा, सामने वाले को डिस्टर्ब कराएगा, और सामने वाले को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके पहला वाला पार्टिकल वापस से अपने रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब ही रहेगा, ठीक है। सामने वाले को डिस्टर्ब करके अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को पहुंचा करके रेस्ट पे आ गया, फिर वो वाला सामने वाले को डिस्टर्ब करके अपना रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से पार्टिकल है। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडिसेंट पार्टिकल, द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज योर ईयर। ये प्रोसेस चलता रहता है मीडियम में जब तक कि इंफॉर्मेशन लिसनर तक ना पहुंच जाए, ठीक है। रिसीवर तक जब तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करके रेस्ट पे आ जाएगा, फिर ये वाला पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब करके रेस्ट पे आ जाएगा। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड The disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium। क्या कह रहे हैं, जो the disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium। कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पूरे का पूरा, वही पार्टिकल पूरा का पूरा काम नहीं करता है, सिर्फ वो मीडियम के पार्टिकल को अपनी इंफॉर्मेशन मीडियम के दूसरे पार्टिकल को देगा, वो तीसरे को देगा, इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी। वो पूरा का पूरा, ठीक है, थ्रू द मीडियम काम नहीं करेगा कि पूरे के पूरे मीडियम में वो अकेला काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, टीम वर्क होगा इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से साउंड का प्रोपागेशन होता है। A wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particles into motion। कह रहे हैं वेव क्या है, यहां भी एक डेफिनेशन आ रही है हमारे सामने। A wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particle into motion। कह रहे हैं जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मोशन में लाने का काम करते हैं तब वेव क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। कह रहे हैं मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी इच्छा से फॉरवर्ड मूव नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से मूव नहीं करते हैं, जब पीछे से धक्का आता है तब उन्हें आगे बढ़ना ही होता है। This is what happens during propagation of sound in a medium. Hence sound can be visualized as a wave। कह रहे हैं यही कुछ जो एक पार्टिकल खुद
डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है जब तक कि पीछे से एक धक्का ना आए। ठीक है, जैसे कोई बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, लेकिन जब होमवर्क का प्रेशर रहता है, जब पनिशमेंट का डर रहता है, तब वो फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से साउंड है, साउंड के मीडियम के पार्टिकल्स हैं। मीडियम के पार्टिकल खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब पीछे वाला पार्टिकल उसको धक्का मारता है तब उसको आगे बढ़ना ही होगा। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ Sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical waves. इसी वजह से साउंड को हम मैकेनिकल वेव्स भी कह रहे हैं। मैकेनिकल वेव्स क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है। पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल को ही हम मैकेनिकल कहते हैं। ठीक है, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। कह रहे हैं कि एयर बहुत ही कॉमन मीडियम है। ठीक है, ज्यादातर जो साउंड ट्रेवल करता है वो एयर में ही करता है। ठीक है, क्योंकि एयर ज्यादा मात्रा में है और ज्यादातर हम लोग बात जो करते हैं एयर में ही करते हैं। When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. बहुत ध्यान सुनो, यहां से अब एक नई कहानी आ रही है। वो क्या है कि when a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. कह रहे हैं कि जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के पास जो पार्टिकल है वो जब वाइब्रेट होता है तो सामने की तरफ बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, रैपिडली मूवमेंट करता है, और सामने के पार्टिकल्स क्या करता है, बहुत तेजी से धक्का देता है। जब धक्का देगा तो वहां के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, सब एक साथ आ जाएंगे। भाई धक्का मिलेगा। ठीक है, मान लो कि मतलब कुछ कुछ प्लेस पर इस तरीके से देखो, एक पर्सन यहां खड़ा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, पीछे से क्या एक तगड़ा फोर्स आया, तगड़ा फोर्स आया तो इसके बाद वाली जो सिचुएशन होगी वो देखोगे सबके सब पार्टिकल्स एकदम मर्ज हो गए, और जब मर्ज हो जाएंगे सब कंप्रेस हो जाएंगे, सभी पार्टिकल्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी चिल्ड्रन कंप्रेस हो गए, तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। अगर एक ही जगह पर ज्यादा लोग आ गए तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर, और एक जगह पे ज्यादा लोग नहीं है तो वहां पर लो प्रेशर है। दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन सी के नाम से जाते हैं, जहां पे एयर के पार्टिकल्स ज्यादा गैदर हो गए हैं, ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कंप्रेशन के जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे करके क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर होना चाहते हैं। ठीक है, कि जैसे एक कमरे में ज्यादा लोग को बंद कर दो तो कुछ देर तो ठीक रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, दम घुटने लगेगा, तो वो जगह तलाशेंगे किस तरीके से हम बाहर निकले। तो उसी तरीके से पार्टिकल क्या होते हैं, कुछ देर तो कंप्रेस रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, पार्टिकल्स बाहर भागने को सोचते हैं। When the vibrating object moves backwards, it creates a region of low pressure called rarefaction R. Compression को C से और rarefaction को R से। मतलब जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा इकट्ठे हैं उनको हम कंप्रेशन C के नाम से जानेंगे, और जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं वो क्या हो गया, rarefaction R, as shown in figure 11.4। ठीक है, यहां पर तुम देखो दिख रहा है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके पास जो पार्टिकल्स है इसने इसको क्या किया है, ट्यूनिंग फॉर्क ने एयर के पार्टिकल्स को क्या किया, बहुत तेजी से पुश किया, फोर्स लगाया, तो यहां पर देख रहे हैं एयर के पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, कंप्रेशन का एरिया है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स दूर होना चाह रहे हैं, तो ये देखो यहां पर रेयरफैक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, रेयरफैक्शन के बाद फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरीके से ये वेव चलती रहती है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। As the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created in the air. कह रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये लगातार वाइब्रेट करता रहता है, तो इसके वाइब्रेट करने से कभी कंप्रेशन बनेगा, कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ये तब तक बनता रहेगा जब तक कि ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, क्लियर? These make
द साउंड वेव, दीज मेक द साउंड वेव दैट प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम। इसी तरीके से हर एक मीडियम में साउंड प्रोपागेट करता है, ठीक है। प्रोपागेट मतलब ट्रैवल करता है। किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है कि हमारा जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसको हमने वाइब्रेट कराया, तो वाइब्रेट कराने से क्या होगा कि ये जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है ये आप पास के जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसको क्या करेगा, फोर्स करेगा, उस पर उसको इक्विलिब्रियम से हटाने का प्रयास करेगा, तो वहां कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, एयर के पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा हो जाएंगे, फिर एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ठीक है, फिर रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा। और ये पार्टिकल्स ही साउंड को आगे बढ़ा रहे हैं, यही पार्टिकल्स साउंड को हमारे कान के पास ले आ रहे हैं। कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रेयर फ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। प्रेशर किससे रिलेटेड होता है कि किसी मीडियम में छोटे से एक वॉल्यूम में कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे तो प्रेशर हाई, और कम रहेंगे तो लो प्रेशर। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। कह रहे हैं डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो प्रेशर ज्यादा ही रहेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। थस प्रोपागेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपागेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशंस और प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं साउंड प्रोपागेट होता है डेंसिटी की वेरिएशन से या फिर प्रेशर के वेरिएशन से, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएट करेगा, डेंसिटी वेरिएट करेगी, तो इसी से क्या होगा, साउंड हमारा क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब आ जाता है इन टेस्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तो ये इन टेस्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर ले, ठीक है। एक टॉपिक और कवर करेंगे, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। आई होप अभी तक तुम्हें सब मजा में आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई चीज बर्डन तो नहीं है ना, सब कुछ क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रहा है। अब हम देखने चल रहे हैं साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से, लॉन्गिट्यूडिनल का कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू मतलब आगे, फ्रो मतलब बैकवर्ड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये है तो ये टू एंड फ्रो इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्रिएट कर रहा है। तो साउंड इसी तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्टिविटी देख लेना जरा इसके आगे। The region where the coils become closer are called compression and the region where the coil are further apart are called rarefaction। कह रहे हैं जहां पे कॉइल मर्ज हो जाएगी, जहां पे कॉइल के जो सर्कल्स हैं वो एक साथ रहेंगे, वो कंप्रेशन क्रिएट करेंगे, और जहां पर कॉइल दूर रहेगी वहां पर रेयरफ्रैक्शन का एरिया क्रिएट होगा। As we already know, sound propagate in the medium as a series of compression and rarefaction। कह रहे हैं कि जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड जो होता है वो प्रोपागेट होता है कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की सीरीज की वजह से, ठीक है। इनकी सीरीज बनती है। सीरीज करने का मतलब क्या होगा, जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या आएगा तुम बता लोगे, ठीक है। 8 के बाद 10 आएगा तुम बता लोगे, उसके बाद 12 आएगा। ये कैसे बता रहे हो, क्योंकि यहां पर एक सीरीज फॉलो हो रही है। उसी तरीके से कंप्रेशन के बाद रेयर फ्रैक्शन के बाद फिर कंप्रेशन, तो ये क्या हो रही है, एक सीरीज फॉलो हो रही है। इसी सीरीज फॉलो होने की वजह से ही साउंड प्रोपेगेट करता है। ये चीजें हम लोग पिछले टॉपिक में देखे हैं। नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस in the slinky with the sound propagation in the medium। कह रहे हैं अब हम यहां पर ये डिस्कस करने चल रहे हैं स्लिंकी। यहां पे एक एक्टिविटी में स्लिंकी का एग्जांपल लिया गया है, यहां से हम ये देखेंगे कि साउंड किस वेव में प्रोपागेट करती है। These waves are called longitudinal waves। इस वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स टू एंड फ्रो मोशन करता है।
In these waves, the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. कह रहे हैं ऐसी वेव में यहां पर इसको भी लिख लेना तो अपने कॉपी में कि इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? In these waves, the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of disturbance. कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस चल रही है, जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का केस चल रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस हो रहा है, मतलब साउंड आगे बढ़ रही है, उसी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल जो हो रहा है वो भी आगे बढ़ रहा है, मतलब पैरेलल डायरेक्शन है दोनों की। ठीक है, तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगा। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग यही है कि ऑब्जेक्ट्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे और पीछे मोशन कर रहा है, और इस तरीके से करके सामने वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. ठीक है, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहा जाए तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं पहुंच रहा है। जैसे यहां पर कोई पार्टिकल्स है, ये यहां पर नहीं पहुंच जा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच करके वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब कि सामने वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करके वापस से रेस्ट पे आ जा रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे लोकल ट्रेन का तुम्हें एग्जांपल दिया कि तुम्हारा बहुत तेजी से डांस करने का मन कर गया, लोकल ट्रेन पूरी भरी हुई है, तो तुम क्या किए, थोड़ा सा डांस किए, तुम्हारा सामने वाला भी डिस्टर्ब हुआ तो उसका भी हाथ पैर हिला, उसकी वजह से सामने वाले का इस तरीके से पूरा हुआ। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा डांस करके वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रेस्ट पे आ गए, तुम्हारे सामने वाला वो सामने को डिस्टर्ब करके वापस से अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ गया, तो यही तो हो रहा है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपागेट्स, हेंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इस तरीके से साउंड वेव प्रोपागेट होती है कि सामने वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करके अपना वापस से रेस्ट पे आ जाओ, फिर वो इसी तरीके सीरीज को आगे बढ़ाता रहेगा। जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस चल रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स का मूवमेंट भी चल रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इसी वजह से इस वेव को, इस साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानेंगे। देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। कह रहे हैं एक और वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई, ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? In a transverse wave, particles do not oscillate along the direction of wave propagation, but oscillates up and down about their mean position as the wave travels. मतलब कि यहां पर पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस तरीके से मोशन करते हैं, मतलब कि अप एंड डाउन मूवमेंट उनका चलता है। पार्टिकल्स का अप एंड डाउन मूवमेंट जब चलेगा तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। Thus, a transverse wave is the one in which the individual particles of the medium move about their mean position in direction perpendicular to the direction of wave propagation. जिस तरह वेव प्रोपगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर ये लोग क्या मूवमेंट करेंगे। मतलब हमारी वेव प्रोड्यूस इधर हो रही है तो ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वेव इस तरफ जा रही है और ये तो बीच में परपेंडिकुलर एंगल बनेगा। When we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface is an example of transverse wave. कह रहे हैं कभी भी पॉन्ड तुम गए हो, तालाब के किनारे या नदी के पास गए हो और तुमने क्या किया है, एक पत्थर उस पे मारा, तो क्या देखोगे कि वहां पर वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। Light is transverse wave, but for light, the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density. ठीक है, लाइट का केस कुछ अलग है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन इसमें प्रेशर, डेंसिटी या फिर मीडियम के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, ये कोई मैकेनिकल वेव नहीं है। जैसे साउंड एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा है। लाइट एनर्जी की बात करें तो यहां पर हमारी ये मैकेनिकल वेव नहीं है। यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन हायर क्लासेस। तो लाइट के बारे में अभी परेशान नहीं होना है, बस ये जानना है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जिसके पार्टिकल क्या करते हैं, जिधर वेव प्रोपागेट हो रही है उसके टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है इसको अच्छे से तुम एक बार रीडिंग कर लेना भाई साहब। ठीक है, और एक्टिविटी तुम्हारे हवाले है। एक्टिविटी सब पढ़ करके जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसको अपने दिमाग में सोच करके रखना जिससे शाम को बता सको। और इंटेस्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं इसको तो कॉपी में तुम्हें करना ही करना है। ठीक है, तो आई होप जो भी चीजें आज पढ़ाई गई सब लगभग क्लियर होंगी। कोई दिक्कत अगर हो तो उसको अंडरलाइन करके रखना और शाम को पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।